हेलो एंड वेलकम बैक टू एएसएम क्लासेस। दिस इज़ मी आदिल सयाब और मैंने यहाँ पे इकोनॉमिक लेक्चर सीरीज फॉर योर एफडब्ल्यू एग्ज़ाम स्टार्ट की है, जिसके हमने अभी तक 17 लेक्चर कंप्लीट किए हैं एंड दिस इज़ द 18th इन दिस सीरीज। सो फार वी हैव कंप्लीटेड द माइक्रो इकोनॉमिक पोर्शन ऑफ आवर सिलेबस। और अभी जो हम माइक्रो में, ये हमारा माइक्रो है, ये हमने कंप्लीट किया है। माइक्रो में हमने पढ़ा है नेशनल इनकम, हाउ इट इज़ मेजर्ड इन डिटेल्ड लेक्चर हमने इस पे दिए हैं। देन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद हमने पढ़ा है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हाउ इट इज़ मेजर्ड। देन जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था मॉनेटरी पॉलिसी। आज का जो हमारा लेक्चर रहने वाला है, इट विल बी अबाउट द फिस्कल पॉलिसी ऑफ इंडिया। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपने मेरी लेक्चर सीरीज देखी होगी, जो हमारा लास्ट लेक्चर था अबाउट द मॉनेटरी पॉलिसी, वहाँ पे मैंने आपको एक आइडिया दिया था। वहाँ पे हमने डिस्टिंग्विश किया था बिटवीन द मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिजिकल पॉलिसी। जब मैंने आपको बताया था जो आरबीआई होता है, इसके क्या ऑब्जेक्टिव, मॉनेटरी पॉलिसी के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, हाउ टू प्रमोट द ग्रोथ, how to control the inflation, how to provide the employment opportunities, and how we can stabilize the exchange rate in a country. सेम जो ऑब्जेक्टिव्स है वो फिजिकल पॉलिसी भी फॉलो करती है, बट जो हमारी फिजिकल पॉलिसी है इट इज़ यूज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसकी दो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर एंड सेकंड इज रेवेन्यू। ठीक है ना। देखिए, यही पॉइंट्स हमने फिर से यहाँ पे लिखे हैं। इट रेफर्स टू द गवर्नमेंट पॉलिसी इन रेस्पेक्ट ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्सेशन एंड बजट, टैक्सेशन एंड पब्लिक डेट। ठीक है ना। इट इज ए मीन्स बाय विच सेंट्रल गवर्नमेंट एडजस्ट इट स्पेंडिंग्स लेवल। ये कहाँ पे इसको कैसे कितना खर्च करना है, टैक्स रेट्स क्या होनी चाहिए, इनडायरेक्ट टैक्स रेट, डायरेक्ट टैक्स रेट्स कितनी होनी चाहिए, टू मॉनिटर एंड इन्फ्लुएंस द nation's economy. It is based on the Keynesian economics. अब केनीजियन इकोनॉमिक्स जो हमारी इकोनॉमिस्ट थे, मॉडर्न इकोनॉमिक्स, या जिसको हम माइक्रो पार्ट ऑफ इकोनॉमिक्स बोलते हैं, ये इसका जो हमारा जॉन मेनार्ड केनी साहब है, इम्पॉर्टेंट रोल रहा है, स्पेशली आफ्टर ग्रेट डिप्रेशन ऑफ 1928। उसमें जब इकॉनमी पूरी तरह से, पूरे वर्ल्ड की इकॉनमी कोलैप्स हुई थी, और फिर उस इकॉनमी को वापस ट्रैक पे लाने के लिए केनीज प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल। ठीक है ना। ये हमारे से आपके एग्जाम में नहीं आएगा। ठीक है ना। सिर्फ आप इतना याद रखो, जो हमारा फिस्कल पॉलिसी है ये किसके प्रिंसिपल्स पे बेस है, केनीजियन प्रिंसिपल्स, विच बेसिकली स्टेट्स दैट गवर्नमेंट कैन इन्फ्लुएंस माइक्रो इकोनॉमिक productivity levels by increasing और डिक्रीजिंग द टैक्सेस एंड पब्लिक स्पेंडिंग। फिर से वही पे यहाँ पे बात आ जाती है, या तो आप क्या करोगे, टैक्सेस को इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, या तो जो हमारा गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर होगा you will increase or decrease depending upon the objectives of our फिजिकल पॉलिसी। अगर ग्रोथ होगा देन उस वक्त, अगर ग्रोथ को इंक्रीज करना होगा देन उस वक्त जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, उनकी मेथोडोलॉजी अलग होगी। और अगर हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पे इन्फ्लेशन को टारगेट करना होगा, देन जो हमारी ऑब्जेक्टिव्स है सेम रहेंगे लेकिन इनकी मेथोडोलॉजी चेंज होगी। फॉर एग्जाम्पल, इन केस ऑफ ग्रोथ रेट वी विल, या गवर्नमेंट विल ट्राई टू डिक्रीज द डायरेक्ट टैक्स रेट्स। अब डायरेक्ट टैक्स रेट्स डिक्रीज करने से क्या होगा, लोगों के पास पैसा ज़्यादा बचेगा। अब जितना ज़्यादा पैसा बचेगा उतना वो ज़्यादा स्पेंड कर पाएंगे और उतनी ज़्यादा हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ जाएगी। इन द सेम वे ड्यूरिंग दिस ग्रोथ प्रोसेस गवर्नमेंट क्या करेगी, इट विल इंक्रीज इट इज पब्लिक स्पेंडिंग्स, ये एक्सपेंडिचर ज़्यादा करेगा इन द जो हमारी मोस्टली जो हमारी प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ है उन पे ये ज़्यादा खर्चा करना स्टार्ट करेगी। दिस इज़ द फिस्कल पॉलिसी। ठीक है ना। देन उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी देखिए, टू मोबिलाइज
एडिशनल रिसोर्सेज, जितने भी हमारे रिसोर्स उनको मोबिलाइज करना, इन ए बेटर वे उनको यूटिलाइज करना इनटू सोशली नेसेसरी लाइन्स ऑफ डेवलपमेंट फॉर आवर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ टू अचीव एंड मेंटेन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, स्टेबलाइज द प्राइस लेवल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके रखना, इसको एक बैंड में फिक्स करके रखना, टू मेंटेन द ग्रोथ रेट, ये भी मैंने आपको बताया, टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या होता है? ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है किस चीज़ का? एक्सपोर्ट्स एंड इम्पोर्ट्स का ये एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड होता है, ठीक है ना। टू रेज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ सिटीजन, वो कैसे होगा? जब हम यहाँ पे लोगों के पास पैसे ज़्यादा आ जाएंगे या उनको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ अवेलेबल होंगी। एंड टू रिड्यूस एक्सट्रीम इनइक्वालिटीज़ इन इनकम एंड वेल्थ, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स है। द लास्ट इज टू प्रोवाइड नेसेसरी इंसेंटिव्स टू प्राइवेट सेक्टर फॉर इट्स हेल्दी ग्रोथ एटसेट्रा। अब नेसेसरी इंसेंटिव्स क्या प्रोवाइड करेंगे? ये स्टार्टअप्स को प्रमोट करेंगे, ये स्टैंड अप्स को प्रमोट करेंगे, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोन फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे एट द लोअर रेट्स ऑफ इंटरेस्ट, ताकि जो हमारा प्राइवेट सेक्टर है ये ज़्यादा मोटिवेट हो जाए और ये ज़्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करे, ठीक है ना। दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। देन उसके बाद हमने क्या लिखा है? टूल्स। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट, 2 मैंने बताए थे, यहाँ पे हम और एक ऐड करेंगे। देयर आर एक्चुअली 2 ही है, 1 मोर, वो हम देखेंगे वो कैसा है। लाइक दैट इज नॉट फिजिबल, लेकिन जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता है, दैट टाइम वी कैन यूज दैट टूल आल्सो। कितने टूल्स मैंने आपको बताए? 3 टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी। फर्स्ट वी हैव, the first is public expenditure, the second is taxation, and जो हमारा थर्ड आएगा that is public debt। हाँ, यहाँ पे ये हमारा public debt है, ठीक है ना। पहले हम इन दो को डिस्कस कर लेते हैं। पब्लिक एक्सपेंडिचर क्या होता है? सिंपली जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है किसी भी एक्टिविटी पे, चाहे वो सब्सिडीज हो, चाहे वो ट्रांसफर पेमेंट्स हो, चाहे वो वेलफेयर इंक्लूडिंग वेलफेयर प्रोग्राम, चाहे वो पब्लिक वर्क्स प्रोजेक्ट्स हो या गवर्नमेंट सैलरीज हो। अब इससे पब्लिक एक्सपेंडिचर के इंक्रीज या डिक्रीज करने से क्या होगा? हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी डायरेक्टली इन्फ्लुएंस होगी, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, मोर गवर्नमेंट स्पेंडिंग कैन इंक्रीज डिमांड। जितनी ज़्यादा ये गवर्नमेंट का ये स्पेंड करेगा उतनी ज़्यादा हमारे पास इनकम आएगी, उतनी ज़्यादा डिमांड यहाँ पे क्रिएट होगी, और जितनी ज़्यादा डिमांड क्रिएट होगी उतना प्रोड्यूसर्स आउटपुट ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे, और जितना वो ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे उतनी हमारी एम्प्लॉयमेंट रेट ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पे जो लास्ट लेक्चर, अगर आपने मेरा जो लेक्चर था अबाउट दिस नेशनल इनकम, वहाँ पे मैंने आपको बताया था ट्रांसफ़र पेमेंट्स कौन से पेमेंट्स होते हैं? वन साइडेड पेमेंट्स, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज यूनिलेटरल पेमेंट, जिनमें कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी होती ही नहीं है। फॉर एग्जांपल, जो हमारे ओल्ड एज पेंशनर्स होते हैं, दे कम इन दिस कैटेगरी। देन उसके बाद टैक्सेशन। अब टैक्सेशन हाउ इट इन्फ्लुएंस? सिंपली, अगर गवर्नमेंट टैक्स इनकम टैक्स इंक्रीज करेगी, लोगों के पास पैसा कम बचेगा, डिमांड कम होगी, प्रोडक्शन कम होगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अगर गवर्नमेंट टैक्सेस कम करती है, उसका मतलब लोगों के पास पैसा ज़्यादा आएगा, डिमांड ज़्यादा होगी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी या एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इकॉनमी में ज़्यादा क्रिएट होगी। The government can influence economic activities through its taxation policy. By reducing the taxes, the government leaves individuals and business community more income to spend and investment, which can boost the economic growth. Conversely, increasing taxes can help cool down an overhead economy by reducing the amount of disposable income. ये यूजुअली कब होता है? जब हमें क्या करना होता है? इकॉनमी में इनकम को वापस लेना होगा। जब इकॉनमी में इनकम ज़्यादा बढ़ जाएगा, उससे इन्फ्लेशन का ज़्यादा खतरा होता है। That time government can reduce the tax, increase the taxation। हो गए हमारे दो। थर्ड हमारा यहाँ पे है पब्लिक डेट। अब देखिए, टैक्सेशन गवर्नमेंट क्या करती है यहाँ पे, अगर हम देखेंगे थ्रू दिस पब्लिक एक्सपेंडिचर,
गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है इन द वेरियस फील्ड्स, इन द वेरियस सेक्टर्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द गुड। अब गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आएगा? यूजुअली गवर्नमेंट का जो सोर्स होता है, प्राइमरी सोर्स होता है, वो हमारा टैक्सेस होता है, चाहे वो जीएसटी है या इनकम टैक्स है या कोई अदर टैक्स है जिससे गवर्नमेंट को पैसा मिलता है। कभी कभार क्या हो जाता है, जो हमारा टैक्स है या जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये ज़्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू द रेवेन्यू। मैंने क्या बताया, कभी कभार जो हमारा एक्सपेंडिचर है ये ज़्यादा बढ़ जाता है एज कंपेयर टू रेवेन्यू। लेट अस सपोज आप एक्सपेंडिचर 100 रुपीज़ का कर रहे हो, लेकिन जो आपका यहाँ पे इनकम है जनरेट हो रहा है फ्रॉम इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज से, फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस से, वो हमारा यहाँ पे कितना है, वो हमारा यहाँ पे 90 रुपीज़ है। अब खर्चा कितना कर रहे हैं गवर्नमेंट, 100, रेवेन्यू कितना आ रहा है 90। इसका मतलब 10 रुपीज़ यहाँ पे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है, या 10 रुपीज़ हमें कम पड़ रहे हैं। अब वो 10 रुपीज़ कहाँ से फाइनेंस होंगे, वो 10 रुपीज़ हमारा बारोइंग्स। एट दैट टाइम गवर्नमेंट क्या करती है, वो बारोइंग करती है आइदर इंटरनली और एक्सटर्नली। इंटरनली का मतलब होता है विद इन द कंट्री, एक्सटर्नली का मतलब होता है ये IMF के पास जाएगी, ये वर्ल्ड बैंक के पास जाएगी। फॉर एग्जांपल जब हम आगे पढ़ेंगे अबाउट द LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स के बारे में हम पढ़ेंगे, वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा जो हमारी अपनी गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट, ये कैसे वर्ल्ड बैंक के पास जाती है और वर्ल्ड बैंक उनको लोन प्रोवाइड करती है। देन यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ जाती है और हमारी इकानमी वापस ट्रैक पे आ जाती है। यह इन डिटेल लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ये अलग से टॉपिक आपके सिलेबस में दिया गया है, ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना। फिलहाल हम अभी याद रखेंगे पब्लिक बारोइंग refers to the means by which government finance their expenditure that exceeds, ये expenditure अगर ज़्यादा बढ़ गया to the revenue। Under it the government raises money from domestic population, या तो internally or from through inner or abroad थ्रू द इंस्ट्रूमेंट सच एज, ये बॉन्ड्स को, ये जो बॉन्ड क्या होती है, ये एक किस्म का शेयर ही होता है, ठीक है ना, ये एक किस्म की गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती है। NSE नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये भी एक किस्म का आप मानो ये गवर्नमेंट बॉन्ड ही होता है। देन किसान विकास पत्र एटसेट्रा, ये भी एक किस्म का गवर्नमेंट एसेट ही होता है, जिससे ये क्या करते हैं, लोन्स अवेल करते हैं। पब्लिक बारोइंग इज अ कॉमन प्रैक्टिस यूज्ड टू फंड पब्लिक सर्विसेज, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, वेलफेयर प्रोग्राम्स एंड टू मैनेज द कंट्रीज पॉलिसी। हमने बताया जो हमारी फिस्कल पॉलिसी है इसकी 3 ब्रॉड कंपोनेंट्स है। फर्स्ट इज एक्सपेंडिचर, सेकंड इज टैक्सेशन एंड थर्ड इज पब्लिक बारोइंग्स। पब्लिक बारोइंग्स सिंपली बारो करना आइदर डोमेस्टिकली, और डोमेस्टिकली इंटरनली ये कहाँ से बारो करेगी, ये RBI के पास जाएगी, ये बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगी, या ये जो हमारे पास हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं ये उनके पास जाएगी, बोलेगी कि मुझे अभी लोन चाहिए, आई हैव टू लाइक फाइनेंस भाई, जो भी मेरे यहाँ पे या दिस लॉस हो रहा है, या जो भी हमारा यहाँ पे मिसमैच हो रहा है बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू, वो मुझे पूरा करना है। एंड इन रिटर्न मैं आपको पैसे भी वापस पे करूंगा विद सम इंटरेस्ट रेट्स। दिस इज कॉल्ड एज पब्लिक बारोइंग। देन उसके बाद जब मैंने आपको वहां पे बताया था मॉनेटरी पॉलिसी 2 टाइप्स की होती है, एक हमारी कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी है, दूसरी हमारी एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी है। इन द सेम वे जब फिस्कल पॉलिसी की बात करते हैं इसके 3 कंपोनेंट्स निकल के आ जाते हैं, 2 नहीं, यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स है। द फर्स्ट कंपोनेंट इज एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, सेकंड कंपोनेंट इज कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एंड थर्ड कंपोनेंट इज न्यूट्रल, first is expansionary fiscal policy, second is contractionary fiscal policy and third is neutral fiscal policy। अब देखिए एक्सपेंशनरी में क्या करेगा, गवर्नमेंट विल ट्राई टू एक्सपेंड इट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और जब ये एक्सपेंड करेगी ये टैक्सेस को रिड्यूस करेगी और ये इनकम लेवल्स को इंक्रीज करेगी। यहाँ कंट्रैक्शनरी में क्या होगा, इसका पूरा रिवर्स होगा। और न्यूट्रल में क्या होगा, न्यूट्रल में जितना गवर्नमेंट के पास पैसा है ये उतना ही खर्च करेगी, ना ही उससे ज़्यादा और ना ही इससे कम। ये हमने लिखा है मैकेनिज्म फिस्कल पॉलिसी दैट इंक्रीजेस
aggregate demand through the increase in government spendings is called as expansionary fiscal policy। जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को इंक्रीज करने की कोशिश की जा रही है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एग्रीगेट डिमांड को डिक्रीज करने की कोशिश की जा रही है। एग्रीगेट डिमांड कैसे डिक्रीज क्या होगी, यहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी, यहाँ पे गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग्स को डिक्रीज करने की कोशिश करेगी। न्यूट्रल में ये सेम रहेगी। न्यूट्रल फिजिकल पॉलिसी रेफर्स टू स्ट्रेटजी बाय विच द गवर्नमेंट बजट इज डिजाइनड टू नाइदर स्टिमुलेट, ना ही ये ज़्यादा बढ़ाएगी, नॉर रेस्ट्रिक्ट, ना ही इसको कम करने की। इट विल रिमेन द न्यूट्रल। अब ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जेक्टिव यहाँ पे होगा टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट एंड आल्सो रिजल्ट इज बेटर जीडीपी। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, रिड्यूस, जो मैं बार बार आपको बताते जा रहा हूँ, इट विल रिड्यूस द इन्फ्लेशन। यहाँ पे ग्रोथ रेट को अचीव करना है, यहाँ पे इन्फ्लेशन को अचीव करना है, और यहाँ पे क्या होगा, न्यूट्रल स्टेटस दोनों का होगा। देन इट काजेज, यहाँ पे तो इन्फ्लेशन होगा। अगर आप ग्रोथ को प्रमोट कर रहे हो, पैसा ज़्यादा बढ़ेगा, अगर पैसा ज़्यादा बढ़ेगा तो थोड़ा सा इन्फ्लेशन यहाँ पे ज़रूरी होगा। एंड इट कैन ट्रिगर, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ सकता है। ऑब्वियसली अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट कम करोगे तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। यहाँ पे फिर से यहाँ पे क्या होगा, कोई एक्शन ही नहीं होगा। इट में लीड टू डिग्रेडेशन ड्यू टू इन एक्शन इन प्रिवेलिंग कंडीशंस। हो सकता है यहाँ पे हालात खराब हो जाएं क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, ये कोई एक्शन ही नहीं ले पा रही। लेकिन मोर और लेस जैसा चल रहा है यहाँ पे सेम वैसी ही पॉलिसी फॉलो की जाएगी। थर्ड, स्टेबिलिटी, ये कहाँ कहाँ पे सूटेबल होगा। दिस टाइप ऑफ फिस्कल पॉलिसी अंडरटेक्स ड्यूरिंग रिसेशन टू इंक्रीज इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब ये रिसेशन क्या होता है, ये एक इकोनॉमिक फेज होता है। अगर आपने किसी ने बिजनेस साइकिल पढ़ा होगा, बिजनेस साइकिल के हमारे यहाँ पे 4 फेजेस निकल के आ जाते हैं। कितने फेजेस निकल के आ जाते हैं, देयर आर 4 डिफरेंट फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। ये अगर ऐसे, एक मिनट ठहरिए, ये हम अगर इसको ऐसे बनाने की कोशिश करेंगे, ये हमारा क्या आ जाएगा, ये हमारा बिजनेस साइकिल आ जाएगा। बिजनेस साइकिल का जो टॉप पॉइंट होता है, दिस इज कॉल्ड एज, इसको बूम बोला जाता है, और जो इसका सबसे लोएस्ट पॉइंट, इसको बोला जाता है डिप्रेशन। डिप्रेशन में इकॉनमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, और बूम से जब इकॉनमी डाउन होने लगती है, दिस फेज इज कॉल्ड एज, इसको रिसेशन बोला जाता है। रिसेशन एक्चुअली अगर हम इकोनॉमिक्स में देखेंगे, 2 क्वार्टर्स के बाद अगर कंटिन्यूअसली इकोनॉमी का ग्रोथ रेट डिक्रीज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज, इसको रिसेशन बोला जाता है। और जब रिसेशन कंटिन्यूअस वे में चलता जाएगा, देन इट कैन लीड टू द डिप्रेशन। डिप्रेशन के बाद जब इकोनॉमी वापस उठने की कोशिश करती है, दैट इज कॉल्ड एज, उसको रिकवरी बोला जाता है। कितने, ये हमारा क्या होता है, बिजनेस साइकिल होता है। बिजनेस साइकिल के 4 फेज होते हैं। द टॉप फेज, जहाँ पे इकॉनमी में हर कोई चीज़ अवेलेबल होती है, उसको बूम बोला जाता है। और जहाँ पे इकॉनमी पूरी तरह से कोलैप्स हो जाती है, उसको क्या बोला जाता है, डिप्रेशन। और जब ये बूम से डिप्रेशन की तरफ जाती है, दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन। और जब ये रिकवर होने लगती है, दैट इज कॉल्ड एज रिकवरी फेज। अब ये कब होता है, ये हमारा यूजुअली रिसेशन को, जब ये रिसेशन होगा उस वक्त जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को आपको बढ़ाना होगा। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड कर रही है। यही केनीज ने भी बताया था कि गवर्नमेंट को क्या करना होगा। जब डिप्रेशन आया था, गवर्नमेंट ने उस वक्त, केनीज ने गवर्नमेंट को यही सजेस्ट किया था कि दैट यू हैव टू इंक्रीज योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज, पब्लिक स्पेंडिंग। अगर लोगों के पास जॉब नहीं है, आप उनसे खाली काम कराओ, लेकिन आप उनको पैसे, उनको बुलाओ, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करो, ताकि ये चेन फिर से डेवलप हो जाए। This type of policy is usually undertaken during the inflationary periods to control excess money from the market, and this type of fiscal policy usually followed when economy is in, ये कब होता है, ये होता है हमारा when economy is in equilibrium। ठीक है ना बेटा, समझ आया टाइप्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? अगर समझ आए तो कमेंट में यस बताओ। अगर कहीं पे कोई डाउट लग रहा है तो कमेंट में मुझे आप बता सकते हो, मैं वहाँ पे आपसे आप तक पहुँचने की कोशिश करता हूँ। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, ये वीडियो आप पहली बार देख रहे हो, प्लीज़ डू शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओपन द, लाइक, जो आपकी नोटिफिकेशन बटन है वो आप ऑन ही रखोगे, ताकि जो भी मेरे फर्दर वीडियोस आ जाएंगे उनकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ठीक है ना, ये हमारे टाइप्स ऑफ फिजिकल पॉलिसी होगी। देन उसके बाद हमारे पास क्या है, कुछ की रिलेटेड कंसेप्ट्स अबाउट द
फिस्कल पॉलिसी इन इंडिया। अब कौन कौन से कंसेप्ट, 5-6 कंसेप्ट हमने यहाँ पे दिए हैं। फर्स्ट वी हैव फिस्कल डेट, सेकंड वी हैव फिस्कल कंसोलिडेशन, फिर और 3-4 हमने लिखे हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। देखिए अब यहाँ पे जो हमारा क्या होता है, फिस्कल डेट क्या होता है। अगर किसी ने इकोनॉमिक्स पढ़ी है या अगर नहीं भी पढ़ी है, आप ध्यान रखो, मैं आपको समझाऊंगा ये क्या होता है। हम वहाँ पे जब हम बजट पढ़ते हैं, बजट में बजट सरप्लस होता है, बजट डेफिसिट होता है। बजट डेफिसिट में ही एक पार्ट आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एज फिस्कल डेफिसिट। अब फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, ये डिफरेंस बिटवीन होता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इट्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग द नॉन बारोड रेवेन्यू। समझ आया? एक बार हम पढ़ते हैं जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल नॉन बारोड, टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग, आप क्या करोगे यहाँ पे, बारोइंग्स को यहाँ पे एक्सक्लूड करोगे। मैंने आपको बताया जो हमारा फिजिकल डेट है ये होता है डिफरेंस बिटवीन द टोटल एक्सपेंडिचर एंड नॉन बारोड रेवेन्यू इन ए फाइनेंशियल ईयर। नॉन बारोड रेवेन्यू मतलब क्या होता है, जो कंट्री का अपना रेवेन्यू है उसका डिफरेंस जब आप निकालोगे एक्सक्लूडिंग द बारोइंग, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल डेफिसिट। लेकिन गवर्नमेंट क्या करती है, यूजुअली गवर्नमेंट बारो करती है फ्रॉम वन और द अदर सोर्सेज। अब इससे क्या होता है, ये इट इज एक्सप्रेस एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी एंड सर्व्स एज ए की इंडिकेटर ऑफ फिजिकल हेल्थ। अब जितना ज़्यादा फिजिकल डेफिसिट होगा उतनी वो कंट्री के लिए लाइक इट इज़ नॉट ए वेरी गुड साइन फ्रॉम देयर ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू। ए हाई फिजिकल डेफिसिट इम्प्लाइज, ए हाई डेफिसिट इम्प्लाइज ग्रेटर। अब जितना ज़्यादा ये फिजिकल डेफिसिट होगा उतनी ज़्यादा यहाँ पे क्या होगी, बारोइंग्स होगी, विच में इंक्रीज फ्यूचर डेट बर्डन। जो कंट्री का क्या करेगी, डेट बर्डन यहाँ पे। और जब कंट्री किसी डेट बर्डन में फंस जाती है तो उसकी ग्रोथ रेट तो पूरी तरह से डाउन हो जाती है। देन फिजिकल कंसोलिडेशन क्या होता है, फिजिकल कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, सिंपली आप क्या करोगे, यू हैव टू रिड्यूस दिस फिजिकल डेफिसिट। आपको अपनी फिजिकल इकोनॉमिक एक्टिविटीज को और ज्यादा स्ट्रांग करना होगा। अब स्ट्रांग कैसे करोगे, आप यहाँ पे जो हमारा फिजिकल डेफिसिट है उसको रिड्यूस करने की कोशिश करोगे। refers to the process of improving government's finances by reducing physical deficit through prudent spending। आप स्पेंडिंग से काम करोगे, ठीक है ना। बेटर रेवेन्यू कलेक्शन, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इकोनॉमिक एक्टिविटीज पे ज़्यादा स्पेंड करने की कोशिश करोगे, आप रेवेन्यू को ज़्यादा जनरेट करने की कोशिश करोगे या कलेक्ट करने की कोशिश करोगे। एंड यू वी हैव टू इंट्रोड्यूस सम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टेरिशरी सेक्टर। अब इंडिया में एक एक्ट आया था दैट वाज कॉल्ड एज FRBME एक्ट, फिजिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, एम्स एट इंस्टीट्यूशनलाइज फिजिकल डेफिसिट एंड रिड्यूस। इन्होंने बात की थी वी हैव टू रिड्यूस दिस फिजिकल डेफिसिट इन द फेज्ड मैनर। एक साथ ये पॉसिबल नहीं है, हम क्या करेंगे, इसको फेज्ड मैनर में रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक बार तो लाइक कोविड में हमने उसको क्या करना था, 2019 में हमें उसको फिजिकल डेफिसिट को टारगेट करना था, लेकिन ड्यू टू द कोविड-19 सिचुएशन वो टारगेट नहीं हो पाया। अब गवर्नमेंट उसको फिर से क्या कर रही है, एक नया टारगेट सेट कर रही है ताकि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट है ये यहाँ पे कंट्रोल में रह सके। ये हमारे दो हो गए। देन वी हैव फिजिकल ड्रैग। एक सेकंड ठहरिए, यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे हमारा फिजिकल ड्रैग। अब फिजिकल ड्रैग का मतलब क्या होता है, जब हमारी इनकम रेट्स या देखो क्या होती है, हमारी ग्रोथ रेट अभी ज़्यादा बढ़ रही है, हमारी यहाँ पे इन्फ्लेशन ज़्यादा बढ़ रही है। अब उस ग्रोथ रेट से क्या हो रहा है, जो एक आम इंसान है उसकी जो इनकम लेवल है वो सेम है, वो ज़्यादा नहीं बढ़ रही है, लेकिन वो टैक्स ब्रैकेट्स में आ रहा है विदाउट इंक्रीजिंग इन द रियल इनकम ऑफ दैट पर्सन। दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल ड्रैग। वो उसको टैक्स ब्रैकेट्स में घुसा रही है, ड्रैग कर रही है। फिजिकल ड्रैग आकर्स व्हेन इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ
pushes taxpayers into higher tax brackets without increasing, यहाँ पे हमारी रियल परचेजिंग पावर या रियल इनकम इंक्रीज ही नहीं हो रही है, रिड्यूसिंग डिस्पोजेबल इनकम एंड डिमांड, जिससे क्या होगी हमारी डिस्पोजेबल इनकम डिक्रीज होगी और हमारी डिमांड यहाँ पे डिक्रीज होगी। दिस फिनोमेना ऑफन अकर्स अंडर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। अब प्रोग्रेसिव टैक्सेशन क्या होता है, जितनी ज़्यादा इनकम बढ़ेगी उतनी ज़्यादा, नो डाउट हमारी इनकम तो बढ़ रही है लेकिन वो उतनी ज़्यादा नहीं, इनकम बढ़ने के साथ साथ यहाँ पे इन्फ्लेशन भी बढ़ रही है। अब गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को एडजस्ट नहीं कर रही है, वो देख रही है कि किसी इंडिविजुअल की इनकम बढ़ रही है और उस पर टैक्स इम्पोज कर रही है। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट किया जाएगा देन जो आपका रियल इनकम बढ़ जाएगा उस पर मे बी टैक्स रेट्स लोअर हो जाएंगी। एंड फोर्थ वी हैव फिस्कल न्यूट्रलिटी। अब फिस्कल न्यूट्रलिटी क्या होता है, when the government taxing and spending decisions are designed to have no effect on the overall, जहाँ पे वो न्यूट्रल रहेगी, जहाँ पे डिमांड पे ना ही डिमांड बढ़ेगी ना ही डिमांड कम पड़ेगी, जहाँ पे इकोनॉमिक लेवल्स में इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम में जैसे इकोनॉमी चलेगी ये एज इट इज़ वहाँ पे ऐसी अपनी स्पेंडिंग एंड अपनी टैक्सेशन लेवल्स को यहाँ पे एडजस्ट करेगी। फॉर एग्जाम्पल न्यू वेलफेयर स्पेंडिंग इज एग्जैक्टली मैच्ड बाय इक्विवेलेंट टैक्स रेवेन्यू, जितना हम उसमें खर्चा कर रहे हैं वो हमें उतना ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से दे रही है। दिस फिस्कल स्टैंडर्ड्स रिमेन्स न्यूट्रल, ये हमारा क्या रह जाता है, यहाँ पे न्यूट्रल रह जाता है। एंड देन उसके बाद हमारे पास we have two more points here. First point is crowding out effect. अब क्राउडिंग आउट क्या होता है, देखो यहाँ पे किसको आउट करने की कोशिश की जा रही है, यहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को आउट करने की कोशिश की जा रही है। अब प्राइवेट प्लेयर्स को कैसे आउट करने की कोशिश की जा रही है, गवर्नमेंट यहाँ पे खुद ज़्यादा स्पेंड कर रही है, खुद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है, पैसा बैंक से खुद ले रही है और प्राइवेट प्लेयर्स के पास कोई पैसा नहीं छोड़ रही है। अब प्राइवेट प्लेयर्स के पास जैसा पैसा नहीं बचेगा वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे और जब वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे गवर्नमेंट क्या करेगी, दे विल, ठीक है ना, go out from the competition. This is called as crowding out effect. This theory suggested that excessive government borrowings or spendings can reduce private investment. When the government borrows heavily, interest rate rises, उनके लिए तो फिर उसके पास जो बैंक है पैसा कम बचेगा। जब प्राइवेट प्लेयर्स जाएंगे they will charge them more interest rates, making costlier for business to borrow and invest. इसका मतलब प्राइवेट प्लेयर्स फिर इन्वेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, वो बाहर ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएंगे, वो बाहर हो जाएंगे फ्रॉम दिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दिस इज कॉल्ड एज क्राउडिंग। देन उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, पंप प्राइमिंग। अब पंप, एक सेकंड ठहरिए, पंप प्राइमिंग, ये पंप प्राइमिंग टर्म क्या होती है, इट रेफर्स द गवर्नमेंट डिलिबरेट एफेक्ट टू इंजेक्ट फंड्स इनटू स्लगिश इकोनॉमी, जो डाउन हो रही है उस पे गवर्नमेंट क्या करिए, डिलिबरेटली यहाँ पे पैसे पंप करने की कोशिश कर रही है थ्रू पब्लिक एक्सपेंडिचर टैक्स इंसेंटिव्स टू स्टिमुलेट टू इंक्रीज द ग्रोथ रेट इन आवर इकोनॉमी। इट वाज फर्स्ट यूज्ड ड्यूरिंग द, जो मैं बता रहा हूँ इसी लेक्चर में पहले से, ग्रेट डिप्रेशन के केस में ये किया गया है। गवर्नमेंट ने डिलिबरेटली कैनियस इनको बोला आप स्पेंड करो, आप टैक्स रेट्स को रिड्यूस करो ताकि ये जो हमारी चेन है ये ड्यूरिंग द क्या हमने बताया था, इट वाज यूज्ड ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन टू डिस्क्राइब केनेडियन स्टाइल इकोनॉमिक रिकवरी मेजर। दिस इज कॉल्ड पंप प्राइमिंग में गवर्नमेंट क्या करी, इट इज पंपिंग द मनी, ये इकोनॉमी में मनी को इंजेक्ट कर रही है, टैक्स रेट्स को रिड्यूस कर रही है ताकि यहाँ पे जो हमारी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड है, वो यहाँ पे फिर से बढ़ जाए। देन वी हैव वन मोर पॉइंट हियर, हाँ ये हमारा पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड एज इकोनॉमिक स्टिमुलस। व्हाट इज इकोनॉमिक स्टिमुलस, यहाँ पे कुछ ऐसी पॉलिसीज इंट्रोड्यूस की जा रही है जिससे हमारी ग्रोथ रेट ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे बढ़ जाए, ठीक है ना। अब देखिए, एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज इन्वॉल्व्स फिस्कल एंड मॉनेटरी इंटरवेंशन एम्ड एट रिवाइविंग, आप क्या कर रहे हो, ग्रोथ को रिवाइव कर रहे हो ड्यूरिंग ए स्लो डाउन। फॉर इंस्टेंस ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक इंडिया लॉन्चेस द आत्मनिर्भर भारत अभियान, सुना होगा आपने, कंप्राइजिंग 3 ट्रंचेस ऑफ स्टिमुलस मेजर्स टू सपोर्ट बिजनेस
वर्कर्स एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन ऑफ द इकोनॉमी। गवर्नमेंट स्टिमुलेट कर रही है, ये बूस्ट करने की कोशिश कर रही है, ये रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। किस चीज़ को रिवाइव करने की कोशिश कर रही है? ग्रोथ रेट को यहाँ पे रिवाइव करने की कोशिश कर रही है। यहाँ से हमारा ये छोटा सा लेक्चर कंप्लीट हो जाता है, ठीक है ना, अबाउट द फिजिकल पॉलिसी। आई होप आपको ये मेरा लेक्चर पसंद आ गया होगा, जो मेरी पूरी इकोनॉमिक सीरीज़ है। नाउ वी हैव लाइक maximum at the max 3 or 4 more videos are coming about this series, and after that I will start the MCQ series for the same. आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही होगी। अगर आपको ये अच्छी लग रही है, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ जो भी पढ़ रहे हैं अभी, उनके साथ शेयर करो, ताकि सभी को यहाँ पे बेनिफिट मिले और मुझे भी यहाँ पे बूस्ट मिले, ठीक है ना। आज का लेक्चर हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आइदर लाइक आई विल स्टार्ट द इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ इंडिया, या तो हम क्या करेंगे दैट दिस द केस ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, take care and study hard.